वेलकम ऑल ऑफ यू और BSF जयपुर यूट्यूब चैनल, जहां हमने आपका लास्ट वीडियो में फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी का रिवाइज किया था। आज हम उसी ऑर्डर में आपके चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम रिवाइज करने वाले हैं। तो आगे जैसे आपका दिख रहा होगा, मिरर दिख रहा है, जहाँ पे एक लड़की है वो अपने आप को मिरर में देख रही है, जहाँ उसकी इमेज बन रही है तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें आपको सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो लाइट है उसकी डेफिनेशन, लाइट होती क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। मतलब लाइट है वो क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें चीज़ों को देखने के लिए यूजफुल है, जो हमें चीज़ों को देखने के लिए एनेबल्स बनाती है। ठीक है, लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स, मतलब जो लाइट है वो किसी सोर्स से स्टार्ट होगी, किसी ऑब्जेक्ट पे बाउंस करेगी और फिर वो हमारी आंखों में जाती है। तो इस बीम की प्रोसेस है, वो सिग्नल हमारे माइंड को भेजा जाता है और माइंड से वो चीज़ें हमें फिर दिखाई देती है। ये हमारा पूरी प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस में हमारी जो कुछ, जैसे लाइट है तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं कि जो लाइट है उसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, किसी सरफेस पर आ रही है तो वो कैसे आएगी। तो उसी रूल्स में जैसे कि आपने देखा जो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आता है जैसे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आपकी ये प्लेन सरफेस है, जैसे कोई प्लेन मिरर ले लिया, इस प्लेन मिरर पे आपकी एक इंसिडेंट लाइट आई तो हमने इसका नॉर्मल बनाया और इसके नॉर्मल से ये पास होके निकल गई, नॉर्मल से ये पास होके ऐसे बैंड होके ये निकल गई। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है क्या? लाइट का रिफ्लेक्शन एक सिंपल सी नॉलेज में बताऊं तो आपका किसी सरफेस से लाइट का टकरा के बेंड होना, वो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि ये प्लेन मिरर था, उसकी सरफेस पे इंसिडेंट हुई हमारी लाइट इंसिडेंट होके निकल खा गई, रिफ्लेक्टेड होके निकल गई। तो अब इनके बीच में इसके जो नॉर्मल है और इसके जो रिफ्लेक्शन का जो बीच में नॉर्मल से और इंसिडेंट आए जो लाइट ने आपकी जो एंगल बनाया है उसको हम बोलते हैं एंगल आई, मतलब इंसिडेंट एंगल, उसको इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं। और जो नॉर्मल से जब ये रिफ्लेक्ट होके इधर की साइड निकली है इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल आर बोलते हैं, इसको आर नाम से बोला जाता है। फर्स्ट लॉ आपका क्या हो गया? तो फर्स्ट लॉ आपका ये होता है, फर्स्ट ऑफ लॉ ये होता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है आई वो बराबर होता है आपके रिफ्लेक्टेड एंगल आर, कि ये जो दोनों एंगल है ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर। जितने, मतलब कोई सरफेस पे आपकी लाइट आई है तो वो जितने एंगल पे नॉर्मल से वो जितना एंगल बना रही है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट आपका कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये इसका हमारा सेकंड लॉ होता है। ठीक है, चलो These laws are applicable to every surface। जो ये दोनों लॉज है वो हमारे क्या होते हैं, सारी सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, जैसे जो प्लेन मिरर है उससे हमारी कुछ जो इमेज बनेगी उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखिए। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो आपके घरों में मिरर लगा होता है, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, जो आपकी इमेज उसमें बन रही है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी जितनी साइज है, आप ऑब्जेक्ट हो, आपकी जितनी साइज है उसमें जो उसका आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो उसकी जो साइज है दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट।
मतलब जैसे जितना आपका ऑब्जेक्ट जैसे आपका ये मिरर है, इस मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और तो यहाँ इसकी इमेज जाके बनी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आप जितने उस मिरर के आगे होते हो उतने ही उस आपका रिफ्लेक्शन उस मिरर में अंदर उसके पीछे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको डी से लिख दिया, और ये आपका जो वर्चुअल इमेज बनी है, कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको भी डी, तो मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है डी बराबर डी, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ओके। अब आते हैं आपके कुछ मिरर्स के टाइप। मिरर्स के टाइप में जैसे आपने प्लेन मिरर अभी देखा, उसी में प्लेन मिरर हो गया। अब आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जैसे आपने एक स्फीयर ले लिया, ये पूरा स्फीयर लिया, एक से अब जैसे ये आपका एक पूरा कोई स्फीयर है, ये इसका सेंटर हो गया। अब इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक सरफेस तो आपकी ऐसे बन गई और एक सरफेस आपकी ऐसे बन गई, दो सरफेस हो गई। अब दोनों सरफेस, अब ये जैसे ये एक सरफेस तो आपकी ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और दूसरी सरफेस के लिए हम दूसरी सरफेस आपकी ये हो गई इधर वाली। ठीक है, अब क्या किया, अगर हम इसके नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके अंदर की साइड पॉलिश कर देते हैं। अगर इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की साइड, इसकी अंदर की साइड पॉलिश कर दी, तो इसका क्या हो गया, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी बाहर वाली। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी हो जाएगी, ये बाहर वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। अगर मैंने क्या किया, इसको बाहर की साइड इसके पॉलिश कर दी, बाहर की साइड कोई पॉलिश कर दिया, कोई मटेरियल हमने यूज़ कर लिया, तो इसके जो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, इसकी अंदर वाली जो सरफेस है, इससे क्या होगा, ये लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा। इस पे मैंने अंदर की साइड किया तो लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, बाहर की साइड से। ठीक है, चल आते हैं अपने पॉइंट पे। देखो इधर स्फेरिकल मिरर। अब मिरर्स whose reflecting surface are spherical is called spherical mirrors। मतलब जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी स्फेरिकल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या करता है, मिरर की, मतलब सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसकी सरफेस से स्फीयर बोल लेते हैं। ठीक है, ओके। एक बार इसको फिर से देखते हैं हम। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। मतलब हम किसी स्फीयर की जो सरफेस है उससे हम क्या करते हैं, पूरा इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हमने अभी बताया था आपके वीडियो में, सॉरी जो नेक्स्ट पहले बताया था, कि जैसे आपकी ये आपका इधर वाला पार्ट लिया, जो स्फेरिकल मिरर हमारा था उसको जो हमने आधा हाफ पार्ट किया था, उसका हमने इधर वाला, अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसका कहाँ है, अभी अंदर वाली है। अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वो हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और जब उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके ऊपर वाली होती है, आउटवर्ड साइड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब जैसे कि देखो इसका हमारा अब लिखा हुआ है, द कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट पे जो हम जाते हैं अपना, अब देखो जैसे हमारा मिरर का आपका पता चल गया कि कॉनकेव मिरर और
कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब उसके लिए कुछ हम टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, मिरर में आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम जो वर्ड्स जो हम काम में लेते हैं उसका हम पढ़ने वाले हैं। तो टर्म यूज इन मिरर, जो मिरर के अंदर हमारी जो कौन कौन सी टर्म है वो हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रीड करने वाले हैं। ठीक है, आप देखो इधर सबसे पहले आता है आपका पोल, कि आपका पोल होता क्या है। पोल होता है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया था, उस स्फेरिकल मिरर का जो, जैसे स्फेरिकल मिरर ये आपने बीच में स्फेयर को बीच में से काटा था, और तो इसका ये सेंटर, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, ये सेंटर हमारा क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो ये सेंटर, ये यहाँ से लेके जो स्फेरिकल मिरर हम ले रहे हैं, जो स्फेरिकल मिरर हम ले रहे हैं, इसका यहाँ तक ये वाला सेंटर, ये क्या हो गया, अपना पोल हो गया। लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, जो सरफेस मिरर की सरफेस पे क्या करता है, लाई करता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी, इस पोल को हम किससे, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, देखो कि जैसे जो हमारा पहले स्फीयर लिया था उसका जो सेंटर था, जैसे इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया था, इसका ये सेंटर हो गया सी, तो इसका सेंटर ही, और ये हमारा क्या अभी दिखाया था, अभी क्या होता है, पोल, तो इसका सेंटर ही हमारा क्या होता है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो देखो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, द स्फीयर सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर हमने लिया था उसका सेंटर ही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। It represent by a letter C. The C is not a part of mirror, not a part of mirror, lies outside reflecting surface. मतलब ये इस मिरर का पार्ट नहीं है, इस मिरर के बीच में नहीं है, मिरर से बाहर है। मतलब जो हमारा ये स्फेरिकल सरफेस थी, ये इसका पोल हो गया, पोल से जो स्फेरिकल जो हमने स्फीयर लिया था उसका सेंटर है, मतलब मिरर से दूर है, आउटवर्ड साइड में। ओके, लाइज बिहाइंड इन द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, उसके पीछे की साइड आ जाता है। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये हमारा क्या था, मिरर जो स्फीयर था, यहाँ से यहाँ तक का ये उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ये इसका हमने उसको, ये एक्सिस हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम हमारी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा क्या होता, क्या हो गया था, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो ये पोल है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम हमारा क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे कि आपका देखो, अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, अभी हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर ली कि ये आपका मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस पूरे का सेंटर, जैसे कि ये इसको कवर करूं मैं, तो इसका सेंटर, इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पोल, ये हो गया हमारा पोल जिसको P से डिनोट करता है। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हमारा R, उसको हम हमारा क्या बोलते हैं, R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ तक की चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखो इधर, क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। मतलब जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है
उसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको कैपिटल आर से क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कि जैसे कि ये स्फेरिकल मिरर, इसका जो इसके पोल से और इसके सेंटर से पास जो लाइन हो रही है उसी को हम हमारा क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ नॉर्मल टू मिरर एट इट्स पोल। तो मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल पर क्या होती है, इसका नॉर्मल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग on a concave mirror meet and intersect at a point on the principal axis. The point is called principal axis of concave mirror। कि जैसे हमारा ये concave mirror है, हम एक concave mirror ले रहे हैं, कि जैसे हमारा ये concave mirror हो गया, ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, ये रेडियस। अब हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंट लाइट आपके इन्फिनिटी से आती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। वो जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को हमारा हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं या फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ओके। आप देखो प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, रिफ्लेक्टेड ये हो गया सारा। प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कि जैसे हमारा अभी डायग्राम में ये था, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम हमारा क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मतलब आपके जो फोकस पॉइंट से लेके और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया, हमारा फोकल लेंथ, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अपर्चर क्या होता है। डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका जो डायमीटर स्फेरिकल सरफेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अपर्चर बोलते हैं। एंड मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर वी यूज r इज इक्वल टू 2f। मतलब जिनका जो रेडियस ऑफ, मतलब जो अपर्चर है छोटा होता है उसके लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं, r इज इक्वल टू 2f। ये रिलेशन यूज करते हैं, मतलब जो हमारी फोकल डिस्टेंस है वो रेडियस का क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। या बोल सकते हैं फोकल डिस्टेंस रेडियस का क्या होती है, डबल होती है, ठीक है, ओके। अब है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है मिरर से, कि हमारा हमने ये तो पढ़ लिया कि मिरर की जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी हमने सीख ली। फोकल पॉइंट क्या होता है, पोल क्या होता है, पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, उसका अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब जो हमारा जो मिरर है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उससे इमेज बनती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें आपका जो फर्स्ट है, देखो there are 4 rules which want to be followed for image formation, which are followed, मतलब कि यहाँ पे 4 रूल आपको दिखाए गए, मतलब दिए गए हैं, जो आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट देखो, ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror। अब जैसे क्या हो गया कि जब कोई लाइन आपके प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपके इंसिडेंट होती है, किस पे, मिरर पे, कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलती है, फोकस से। तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलती है, वापस इसको हम अच्छे से बना देते हैं इधर की साइड। देखो कि जैसे आपका ये मिरर हो गया,
ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ इसका C और ये F और ये P। अगर कोई इंसिडेंट लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपके मिरर पे आती है तो वो कहाँ से निकलती है? प्रिंसिपल फोकस। तो वो कहाँ से निकलती है? प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट लॉ आपका ये हो गया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो वो निकलती हुई दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है, तो ये तो यहाँ से ऐसे पीछे की साइड ये आई से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई, तो हम इनको पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो ये हमारा फोकस से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट में है आपका rays passing through the principal focus of a concave mirror or ray which directed toward principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो फोकस से मिरर पे आ रही है, जैसे आपका ये फोकस पॉइंट हो गया, फोकस से मिरर पर इंसिडेंट कर रही है, फोकस से आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से निकल जाती है? उससे पैरेलल निकल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल होके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और आपके कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड रूल है आपका रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं तो आपका जब इंसिडेंट लाइट जो है कॉनकेव मिरर के सेंटर से होती हुई मिरर पे आती है तो जो जिस डायरेक्शन में जैसे आई है ना वैसे के वैसे वापस निकल जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, जैसे मिरर पे आई वैसे के वैसे डायरेक्शन में वो वापस निकल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एक्स जो आपकी लाइन आई कहाँ से, ये इधर से आई, वापस पीछे की साइड इसको बढ़ाया, पीछे की साइड इसको हमने बढ़ाया, जैसे कि ये था, ये यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो कहाँ से निकलेगी? ये सी से निकलती हुई दिखाई देती है और ये जैसे ऐसे आई है और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, इसका जो फोर्थ रूल है वो देखिए। हाँ, फोर्थ रूल क्या है कि जैसे आपकी ये आपका कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये किसी एंगल पे आपके पोल पर आके किसी एंगल पे बनाती है, मतलब पोल पे आके इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पे, ठीक है, तो वो जैसे एंगल पे आई है, जैसे इंसिडेंट एंगल इसको आई बोल दिया, तो ये रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे हो जाती है, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल आई है ये बराबर होता है आपके एंगल आर। ठीक है, ओके, तो हमने क्या था, रे इंसिडेंट to the principal axis toward pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflecting obliquely। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन, जैसे कि आपका कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए आपकी ये टेबल दी हुई है जो आप प्रैक्टिस करना बाद में के रिवीजन क्लासेस है, इसको मैं अगर बना के बताऊं बहुत थोड़ा वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको नॉर्मल समझा दे रहा हूँ, तो आपको करनी है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं नॉर्मली रफली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो इधर, जैसा फर्स्ट में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन, आपका इधर दे रखा है पोजीशन ऑफ इमेज, फिर दे रखा है साइज ऑफ इमेज, फिर दे रखा है नेचर ऑफ इमेज, अब दे रखा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। तो आपने देखा है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इनफाइनाइट पे, कि जैसे ये आपका मिरर हो गया और जब लाइन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट से हमेशा क्या कंडीशन होगी, पैरेलल रेज आएंगी, यही कंडीशन हो सकती है, पैरेलल रेज आ सकती है बस इनफाइनाइट से, तो ये निकल के कहाँ से चली जाएंगी, फोकस से निकल के चले जाएंगी। कहाँ से निकल के चले जाएंगे, तो ये ऐसे आई और ऐसे वापस चलेगी। तो जहाँ पे ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया, जहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहाँ हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है। तो देखो जब पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट की कहाँ इनफाइनाइट पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगी, इसके फोकस पॉइंट पे और हाईली डिमिनिश्ड
पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी इमेज बनती है, ठीक है। और कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ओके, सेकंड कंडीशन है आपकी बियॉन्ड सी, कि जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर, यह आपका कॉनकेव मिरर हो गया, फिर से आप कहाँ रखा है, जैसे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या आपका फोकस पॉइंट, तो यहाँ पे आपके सी से पीछे रखा हुआ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा हुआ, ये बोल सकते हैं हम। तो कहाँ बनेगा इसका, जब इससे क्या कंडीशन होगी कि ऐसे आएगा, पैरेलल आएगी, पहले तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से, पैरेलल आई, फोकस से निकल गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इस सी से आएगी, तो जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। तो जहां दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहां हमारा क्या बन गया, इमेज बन गई। तो यहाँ इमेज हमारी कहाँ बन गई, सी और एफ के बीच में। कब, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो कैसी बनी है, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी है। डिमनेस्ट इसके कंपैरिजन में छोटी बनेगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे सी पे रखा हुआ है, ये रहा, अगर सी पे हमने रख दिया, ये इसका फोकस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, सी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा, वही आपका पैरेलल गई, कहाँ से निकली, फोकस से। दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या हो सकती है, जब इसके किसी एंगल पे पोल पे आके गिरे तो ये यहाँ पे ऐसे निकलेगी। तो यहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। कहाँ बना, देखो वही कहाँ पे बना, सी पे ऑब्जेक्ट था और सी इमेज भी कहाँ से बन गई, सी पे बन गई। सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब जैसे नेक्स्ट बनाया बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में यहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रखा, तो वही पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, यहाँ से निकल इसके पोल पे आएगी, यहाँ आ जाएगी, तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। इमेज बना के देखते हैं इसको, कि जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर, यहाँ जब ये सी है और ये एफ है, इन दोनों के बीच में रखी है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहाँ से निकली, फोकस से, ऐसे आएगी, कहाँ से निकलेगी, पीछे, तो ये सी से पीछे जाके मिलेगी, पीछे जाके कट करेंगे तो सी से पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। अब देखो इधर, जब आपका फोकस पे, जब बिल्कुल फोकस पे ही रख दिया हमने, फोकस पे रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल फोकस पे रखा, तो वही इंसिडेंट लाइट आएगी, पैरेलल आएगी, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। दूसरा किसी एंगल पे आएगी, पोल पे, तो वो भी कहाँ जिस एंगल पे आई उसी एंगल से निकल जाएगी, वो भी इनफाइनाइट पे। तो हमारा जो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, और कैसा, हाईली इनलार्ज और हाईली इन्वर्टेड बनेगा। अब क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट में हमने फोकस और पोल के बीच में इमेज को रख दिया। तो फोकस और पोल के बीच में इमेज को रखा, तो देखो क्या कंडीशन आई, ये समझ लेना अच्छे से, कि फोकस और पोल के बीच में जब हमने इमेज को रखा, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा, तो हमारा क्या हो गया, जैसे ये फोकस पॉइंट हो गया, अब हमने फोकस और पोल के बीच में क्या रख दिया, हमारी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब फर्स्ट कंडीशन तो वही कि कहाँ, पैरेलल गई, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। दूसरा किसी एंगल पे गई, कहाँ से निकल जाएगी, वो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे निकल जाएगी। तो ये लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, ये लाइनें कभी नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे की साइड बढ़ा देते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, पीछे की साइड बढ़ाते हैं। तो पीछे की साइड मान लो ये यहाँ जाके मिली, तो ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गई, ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो देखो क्या होता है कि जब आपका इमेज बनती है तो कैसी, इनलार्ज इमेज बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। और कैसी होती है, वर्चुअल होती है, मतलब ऐसी बनती नहीं है, वर्चुअल होती है। और कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी बन रही है। ओके, अब है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर से आपकी दो कंडीशंस बनती है बस, इसमें जैसे कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो फोकस पे और मिरर के पीछे की साइड बनेगा, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सेकंड क्या, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, मतलब बिटवीन इनफाइनाइट एनी प्लेस कहीं भी रख दो, इनफाइनाइट से लेके पोल तक किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो हमारा कहाँ इमेज बनेगी, बिटवीन पी और एफ के बीच में बनेगी, पोल और कहाँ, मिरर के पीछे। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब देखो इधर, यूजेज ऑफ मिरर्स,
मिरर्स के जो यूजेज है वो क्या है, देखिए इधर कि जैसे आपका ये रहा यूजेज ऑफ मिरर्स में आपका पहला था कॉनकेव मिरर के, देख रहे हैं हम यूजेज कॉनकेव मिरर के क्या यूज होते हैं। ये कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज टू टॉर्च, जैसे जो आपके टॉर्च होती है घर में टॉर्च देखी होगी, उसमें हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब जो आपके जो आपने देखा होगा कि जो आपने टीवी में देखा होगा कि समुद्रों के पास वो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस होते हैं ना, उनकी टॉर्च में भी हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा व्हीकल्स की जो हाईलाइट होती है उनमें भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स, क्योंकि जो क्या करते हैं इसमें पैरेलल बीम्स आती है इनफाइनाइट से, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हीकल्स में, व्हीकल्स के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप आपका नेक्स्ट यूज क्या है, दे आर ऑफ्टन यूज एज शेविंग मिरर्स। जैसे कि आपने देखा होगा बाल कटवाने गए होंगे, तो बाल कटवाने के लिए जो हमारा शेविंग मिरर जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, क्योंकि जिससे वो पीछे का सब कुछ दिखा देता है, एक के पीछे एक लगे होते हैं, हमारा पीछे का वो सब कुछ दिखा देता है, ठीक है। अब डेंटिस्ट, जो हमारे डेंटिस्ट दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट भी किस चीज़ का यूज करते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। रेंज लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलन फॉर, मतलब जो आपके सोलर भट्टियाँ होती है ना, सोलर भट्टियाँ होते हैं उनके लिए, उनमें भी हम क्या करते हैं, जो आपके जो लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे क्या करता है वो सारी सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और हीट ज़्यादा आपकी मात्रा में क्या हीट प्रोड्यूस करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं उसमें सोलर भट्टियों में, ठीक है। अब आगे आपके यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज टू रेनबो रियर व्यू ऑफ मिरर, मतलब जो आपके गाड़ियों में रियर व्यू तो होता है, मतलब जैसे आके जो बगल में मिरर साइड लगे होते हैं ना, उसमें पीछे की सारी चीज़ें हमें देखते हैं, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि वो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया की ज़्यादा दूरी तक की हमें चीज़ें दिखाता है, इसलिए उसका कॉन्वेक्स मिरर आर preferred because they always give a erect through diminished image। मतलब क्या करता है, जैसे कि हमारा हमेशा सीधी इमेज बनाता है, सीधी जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और थोड़ा दूर तक की इमेज हमें बनाता है, और छोटी छोटी चीज़ों को एक तरह से वो सारी चीज़ों को छोटा छोटा करके हमें दिखा देते हैं, यहाँ पीछे कुछ है, सारी चीज़ें छोटा करके हमें दिखा देगा, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। अब इसका कुछ साइन कन्वेक्शन आते हैं, मिरर के लिए हम कुछ साइन कन्वेक्शन यूज करते हैं, वो देखिए, देखो इधर साइन कन्वेंशन के लिए कि जैसे आपका ये मिरर हो गया, अगर हम यह आपका पोल हो गया, यह आपका सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई रेडियस, ये हो गया फोकल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, फोकल डिस्टेंस। अब देखो इधर कि जैसे हमारा ये क्वाड्रेंट होता है, आप तो समझते हो, इधर साइड होता है प्लस का x, इधर की साइड होता है प्लस का y, नीचे माइनस y, और ये माइनस का x। अगर हम इस सेंटर से इधर की साइड चल के जाए तो क्या कौन सी डायरेक्शन आ रही है, प्लस डायरेक्शन आ रही है। सेंटर से इधर की साइड चले तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, माइनस डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपकी, माइनस डायरेक्शन आ रही है। अब ऊपर की साइड चले तो कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, और नीचे की साइड चले तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब उसी टाइप से मिरर में होता है, उसी टाइप से आपका मिरर में होता है। तो मिरर में कैसे होता है, देखो मिरर में कैसे होगा कि जैसे हम इस पोल से दूर की पीछे की साइड जा रहे हैं, इस पोल से दूर जा रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। पोल की तरफ आ रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड जाएंगे, तो ऊपर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड जाएंगे तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव।
ठीक है, ये हो गया इसका साइन कि कैसे हमें साइन लेना है। ओके, हाँ ये हो गया। अब मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जो आपका मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये आपका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, जहाँ आपकी जो f है वो क्या होता है, फोकल डिस्टेंस, और जो v है ये होता है आपकी इमेज की डिस्टेंस, कि जो पोल से इमेज कितनी दूर बना है उस इमेज की डिस्टेंस होती है। और u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कि हमने पोल से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब चलो आगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द relative extent to which the image of an object magnified with respect to the object size, की मतलब कि वो कितनी, एक तरह से बोले तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले थे कि जैसा कि आपका मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू जो आपके इमेज की हाइट है, जैसे इमेज की हाइट को मैंने h डैश से लिखा, जो इमेज बनी है उसकी हाइट, और अपॉन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, वो हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया कि हमारा इमेज की जो हाइट है और अपॉन में जो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, और ये बराबर होता है आपके, ये बराबर होता है आपके, जैसे m इज इक्वल टू कितना हो गया था, h डैश अपॉन h, और ये बराबर होता है माइनस b अपॉन u के। दैट इज योर मैग्निफिकेशन। ठीक है, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ से जो माइनस बी अपॉन माइनस बी, अभी हमने बताया था क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की डिस्टेंस होती है, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। ठीक है, कहाँ से, पोल से। ओके, अब आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ तक की जो सारी बातें थी, हमने यहाँ तक जो भी कंसीडर किया था सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन के लिए थी, प्लेन मिरर से जो भी था हमारा हो गया। अब आता है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में अब जैसे हमने पढ़ा था इमेज रिफ्लेक्शन में क्या था कि एक हमारी प्लेन सरफेस थी, इंसिडेंट लाइट आपकी आई थी और टकरा के उसी मीडियम में वापस चली गई थी, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर निकल गई। तो ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट लाइट आके रिफ्लेक्ट दूसरे मीडियम में हो, मतलब वो एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चले जाए, तो वो क्या होता है, उस लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन हम क्या किस चीज को बोलते हैं कि लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो जो सारे मीडियम में है वो जो लाइट है वो ऑल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है। तो लाइट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, direction of propagation of light in the second medium changes, the phenomenon is called refraction of light। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि जैसे आपका लाइट, इंसिडेंट लाइट इस मीडियम से, जैसे ये एयर से कहाँ जा रही है, ये वाटर में जा रही है, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। तो क्या होगा कि टोटल, जैसे कि ये इस इंसिडेंट लाइट आई आपके, ये इसकी सरफेस हो गई, सरफेस से आके टकराई, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल से क्या होगा, या तो ये पास आएगी या दूर होगी, कुछ डेविएट हो जाएगी इसका। तो एक मीडियम से कहाँ गई, दूसरे मीडियम में गई, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो सेम वे से ट्रेवल नहीं करती, उसके जो ट्रेवल की जो डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। या तो वो जैसे एयर है, एयर में फास्ट मूव करती है, वाटर में गई तो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो उसकी वजह से कुछ जो चेंजेस होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, कि लाइट या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी या नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो उस इवेंट को या उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन is also due to the change of speed of light
एज द एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो आपकी जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है, लाइट की जो स्पीड है उसमें जो चेंज होता है, वो भी हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है। अब द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे उसी टाइप से हमारे रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। तो पहला तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब जो आपके सारे पॉइंट है जैसे उसमें था सेम रूल यहाँ पे है कि जो आपके सारे पॉइंट्स इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टिंग लाइट, नॉर्मल, सारी चीज़ें कहाँ हैं आपकी, सेम मीडिया पे होती है, सेम प्लेन पे होती है। दूसरा क्या कहता है कि जैसे देखो इधर कि जैसे आपकी इंसिडेंट लाइट अभी आई, जैसे ये आपका कोई मीडियम हो, ये आपकी कोई सरफेस हो गई जहाँ मीडियम मान लें हम M1 है और यहाँ मीडियम आपका क्या है N2 है। मान लो ये एयर है और ये आपका क्या है वाटर। ठीक है। अगर इंसिडेंट लाइट वाटर से, इसको चलो सही से बनाते हैं, ठीक, जैसे कि अब ये हो गया। अब दूसरा ये इंसिडेंट लाइट आई आपके ऐसे सरफेस पे आई इंसिडेंट लाइट। ठीक है। ये हमने बना दिया इसका नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक। अब क्या होगा कि ये नॉर्मल पूरा ये नॉर्मल हो गया यहाँ तक, तो इसको तो हमने नाम दे दिया क्या, ये क्या इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है। और ये क्या होगी हमारी इंसिडेंट लाइट। ठीक है। अब ये जिस एंगल पे आई है उसको हमने वहाँ बोल दिया इंसिडेंट एंगल आई। तो क्या होगा जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बैंड होगी। तो क्या, जैसे मान लो ये एयर से जा रही है आपके जैसे रेयरर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो क्या होता है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है। नॉर्मल के पास आ जाती है। इसको अब जैसे ये वाला एंगल हो गया हमारा आर, ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया हमारा एंगल आर हो गया। तो इसमें जो आपका रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ये बराबर होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। देखो एक नया वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होती है देखो बता रहा हूं। यहां से देखो क्या लॉ क्या है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर, ये बराबर किसके होता है आपके, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के। ये बराबर किसके होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है n इज इक्वल टू 2 1, मतलब n21 लिखा हुआ है जिसको हम n21 लिखे रहे, इसको हम क्या म्यू से भी लिख सकते हैं, μ21 भी लिखा हुआ कहीं जिसको हम कैसे डिनोट कर, μ2 अपॉन μ1, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रेस्पेक्ट टू 1, सेकेंड मीडियम का एक के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या लिखते हैं, n21 लिखते हैं। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जैसे वाटर, जैसे कोई चीज कितनी डेंस है, कोई मीडियम कितना डेंस है, वो क्या दिखाती है, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाती है। एयर है तो एयर की रिफ्रैक्टिव कम होगी वाटर की कंपैरिजन में, वाटर जब आपका ज़्यादा डेंसर है तो वो दिखा रहा है कौन, हमारा n21, मतलब जो मीडियम में ये जा रही है n21। ठीक है। अब देखो इधर वे ऑफ n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो n1 है वो फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई क्या है आपका, इंसिडेंट एंगल, जैसे ये θ1 है, यहाँ पे θ1 को हमने क्या बोल दिया, आई। ये क्या है आपका इंसिडेंट एंगल, और
जो आर है उसको, ये θ2 है, ये हमारा क्या आर, इसको हमने क्या बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव एंगल, अब इसमें क्या होगा, देखो वही आपका ये नॉर्मल बना हुआ है, ये इंसिडेंट लाइट गई, कहाँ से जा रही है, अब ये n1 से n2 में जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से क्या हो रही है, बैंड हो रही है, ठीक है, ओके। अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो हम रूल्स आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है। The extent of the charge in direction that takes place a given point of media is expressed in term of refractive index। मतलब लाइट का, मतलब किसी भी मीडियम का जो मतलब जो नॉर्मल से आपकी जो लाइट डायरेक्शन चेंज कर रही है, उस जो चेंज है वो किसकी वजह से, जिस की वजह से चेंज कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपोगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन अ डिफरेंट मीडिया। तो हमने अभी पहले बताया था कि जो लाइट है अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो वेलोसिटी है, अलग अलग स्पीड से क्या करती है, प्रोपोगेट होती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी गिवन पेयर या किसी गिवन मीडिया की, वो डिपेंड किस पे करती है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, कि सेकंड मीडियम में उसकी जो स्पीड होगी उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपका एयर से इंसिडेंट लाइट आ रही है, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर की तरफ जा रही है, तो वाटर की तरफ एयर में उसकी चलने की स्पीड ज्यादा है। अब जैसे ही वो वाटर में पहुंचेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो ये किससे, जो सेकंड मीडियम है उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अभी जैसे बताया था, तो यहाँ से v1 अपॉन v2, तो अगर n12 लिखा हुआ है 1 से 2 में जा रही है, यहाँ से n21 लिखा हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और n12 लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम नेक्स्ट वाले पे डिपेंड करती है, जिसमें वो जा रही है उस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। ये होता है where n21 refractive index of medium 2 with respect to 1 and where n12 refractive index of medium 1 with respect to medium 2, दोनों मीडियम के ये होती है। देखो आगे, अगर हम किसी मीडियम को, एक पर्टिकुलर कोई हम मीडियम नहीं ले रहे, बस उसका नाम नहीं दे रहे, तो इसको बस nm लिखा हुआ है, तो nm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी जो भी हमने मीडियम लिया है उसका। तो यहाँ से जैसे लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है, c, और मीडियम में हमने उसकी स्पीड को क्या ले लिया, v, तो c अपॉन v, ठीक है। अब व्हेन अ रे लाइट traveling from a rarer medium to denser medium slows down and wends towards the normal, कि मतलब जब आपकी कोई इंसिडेंट लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। जैसे कि अभी तुम हो, हमने तुम्हें क्लास में बंद कर दिया किसी डेंसर मीडियम में, तुम चुपचाप बैठे हो आराम से, आज तुम्हें ही खुले मैदान में छोड़ दे, एक तरह से फ्री हो गए, भागोगे दूर। उसी टाइप से कि जब आपको डेंसर मीडियम से इंसिडेंट लाइट वो रेयरर में जा रही है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और रेयरर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगा, नॉर्मल से पास आ जाएगी। दोनों याद रखना, ठीक है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, अब ये जैसे हमने पहले
रिफ्लेक्शन में पढ़ा था किससे, मिरर से। अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम किस पे आ जाता है, लेंस पे आ जाते हैं। अब लेंस, जैसे कि आपका हमने स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाया था कि एक स्फेयर था, उसमें से हमने उसको काट दिया था, बीच में हमारा क्या बन गया था, स्फेरिकल मिरर बन गए थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब लेंस कैसे बनाते हैं, लेंस या तो देखो एक स्फेरिकल से मिरर, ये स्फेरिकल सरफेस ये रही और दूसरी स्फेरिकल सरफेस है उसके ऐसे रख दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये बन गया एक मिरर। तो ठीक है। दूसरा कैसे किया कि एक लेंस, एक सरफेस को मैंने ऐसे रख दिया और दूसरी सरफेस को बिल्कुल इसके पास ऐसे रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कि देखो ये, तो ये क्या हो गया, दूसरा लेंस हमारा इस टाइप से बन गया। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम नीचे कैसे क्या होते हैं। देखो इधर आपको डायग्राम दिख रहा है कि आपका कॉनकेव मिरर, जैसे ये आपकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस ये रही और दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी ये रही। तो यहाँ से इसको मैंने ऐसे किया, तो ये बीच वाला पार्ट है, ये क्या हो गया आपका लेंस बन गया। तो इसका इस वाली सरफेस के लिए सेंटर कहाँ होगा, C1 इधर, और इस वाली सरफेस के लिए सेंटर कहाँ होगा इसका, C2 इधर की साइड। दोनों का सेंटर अलग अलग है, इस वाली सरफेस का सेंटर इधर और इस वाली सरफेस का सेंटर इधर। ठीक है, the center of curvature of a lens usually represented by C. Since there are two center of curvature, we may present same as C1 and C2। मतलब जो हम वही C सेंटर ऑफ कर्वेचर है C से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे दो दे रखे हैं तो इसको एक को C1 और C2 हमने कंसीडर कर लिया। अब फिर से वो इसकी टर्मिनोलॉजी आ गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द इमेजिनरी स्ट्रेट line passing through two centers of curvature of a lens is called principal axis। कि जैसे हमारा ये ले लिया कि जैसे अभी एक स्फेरिकल सरफेस ये थी, दूसरी स्फेरिकल सरफेस आपकी ये थी, यहाँ से ये, तो इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर C1 यहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है C2, इसका यहाँ है। तो क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स, मतलब कोई इमेजिनरी लाइन ले ले जो पासिंग थ्रू कहाँ, दोनों सेंटर से निकल रही है, दोनों सेंटर से पास कर रही है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इधर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो हमारा लेंस बना है, ये जो हमारा ये लेंस बना है, इसका जो सेंटर है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से गई तो इसका जो सेंटर है O, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउट टाइम इज ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, कि जैसे जो ये आपकी प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी जो रेडियस है, मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, इसका अपर्चर बोल दिया। ठीक है, अब इसका इस वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर की साइड, इस वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर की साइड, तो इसका फोकस पॉइंट भी इधर की साइड F1, जिसको हमने F1 से लिखा है, और इसका फोकस पॉइंट भी इधर, तो इसका F2 लिखा है। ठीक है, अब फोकस क्या हो गया, व्हेन ये फोकस वाली चीजें पढ़ ली हमने, तो यूज द लेंस प्रिंसिपल फोकस यूजुअली नेम्ड F1 एंड F2 व्हेन रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट द कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कि जो इंसिडेंट लाइट जो आपकी पैरेलल आएगी या वो कहाँ से निकलेगी, जिस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम हमारा क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑल्सो हैव टू फोकल यूजुअली नेम्ड F1 एंड F2। कॉनकेव लेंस है, उनके भी हम क्या होते हैं, दो फोकस पॉइंट होते हैं, जिसको हम F1 एंड F2 नाम दे दिया। कि जैसे अभी हमने बोला था कि ये आपका, जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, जैसे ये आपका
ठीक है, कि देखो ये हमारा हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी ये जो है होता है, ये कौन सा मिरर, ये कौन सा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब देखो कंडीशन क्या है कि ये इसके लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इस वाली सरफेस का सेंटर इधर होगा कहीं, तो इस वाली सरफेस के लिए सेंटर ये होगा, इसको मैंने चलो C1 नाम दे दिया। अब इस वाली सरफेस का सेंटर इधर होगा कहीं, इसको चलो मैंने C2 नाम दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में भी एक फोकस पॉइंट होगा, इसको F1, और इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा F2, ठीक है। अब इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आएंगी, तो कहाँ से निकलती है, वो फोकस से निकलती है, दूसरे फोकस से निकल जाती है, उसी जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारे डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, आई होप। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आपकी लाइन आई, पैरेलल आई, कहाँ से निकल गई, दूसरे वाले फोकस से। कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और कहाँ से, ये तो डाइवर्ज हो गई, फिर हमने इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो इसके फोकस F1 पे आके मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, फोकस से आ रही है, इसके जैसे F1 फोकस है, फोकस से आ रही है, कहाँ से, पैरेलल, कहाँ से निकल रही है, ये टकरा के वापस कैसे निकल गई, पैरेलल निकल गई। अब वही अगर कैसे देखो फोकस से आती हुई हम दिखाई दे रहे हैं कि हमको उसको दिखा रहे हैं कि फोकस से आ रही है, तो वो कैसे निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या होती है, इसके रूल्स कैसे इमेज बनती है लेंस से, कि जब आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, जैसे आपकी इंसिडेंट लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, तो जैसे आई है वैसे ही वो निकल जाती है। और इसमें भी सेम, इसमें सेम कंडीशन कि जैसे आई है वो वैसे की वैसे वो निकल जाती है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट आपका, इसके लिए भी वो इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं हम, सॉरी इसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ तक आपको ये चैप्टर लगभग आपका खत्म होने वाला है। लेंस के लिए हम देख रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ तक हमारे था। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है आपकी इमेज, तो वही जैसे हमने मिरर में बनाई थी उसको हमने अलग अलग पोजीशन पे रखा था, कैसे उसकी इमेज बनती है, कैसे आपकी इंसिडेंट लाइट आएगी, कहाँ पे इमेज बनेगी, कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी। उसी टाइप से अब जैसे आपको इनफाइनाइट पे रखा, इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी जो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस, दूसरे फोकस पे बन जाएगी, और जो उसकी इमेज है कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सेकंड कंडीशन बियॉन्ड 2f1। 2f1 क्या है कि जैसे आपका ये मिरर है, ये आपका लेंस है, यहाँ से इसको मैंने बोला f1 और यहाँ से इसका जैसे ये इस फोकस को डबल कर दिया तो इसका ये 2f1, मतलब जहाँ पे आपका सेंटर है एक तरह से बोल देते, ठीक है। तो f वहाँ पे रखी हुई है, तो कहाँ बन जाएगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, दूसरी तरफ f2 और 2f2 है, लेंस के वहाँ बन जाएगा। और कैसी बनेगी, डिमनेस्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब 2f1 पे रखा है तो दूसरी वाले की तरफ 2f2, जो उसका लेंस के दूसरी तरफ 2f2 है, वहाँ बन जाएगा। कैसी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में रखा है, तो कहाँ इमेज बनेगी, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे, 2f2 के पीछे, और कैसी, इनलार्ज होगी, कैसी, बड़ी इमेज बनेगी। दूसरा कैसी होगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट f1 पे रखी हुई है, तो कहाँ इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट पे बनेगी, सॉरी इन्फिनिटी पे बनेगी, और कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है बिटवीन f1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखा है, तो कहाँ बन जाएगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे, और एनलार्ज होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। लास्ट कंडीशन में याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट कंडीशन बनेगी, ओके।
इमेज फॉर्मेशन आपकी कॉन्केव लेंस से बात करें तो यहाँ पे वही सेम दो कंडीशन है। एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन जाएगी, f1 पे। कैसी पॉइंट साइज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपके कॉन्केव लेंस से कैसी होती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसकी लास्ट कंडीशन को छोड़ के सारे सब में कैसी इमेज, लास्ट कंडीशन में वर्चुअल बनती है और बाकी सब में अलग। तो यहाँ से देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन इनफाइनाइट और ओ के बीच में, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा है तो कैसी, वही f1 एंड f2, f1 एंड ओ पर बनेगा, के बीच में बनेगा कहाँ इमेज, और कैसी होगी, डिमनेस्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, अब वही साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर में लिया था कि पोल से दूर की साइड जाएंगे, पोल से दूर जाएंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पोल की तरफ एक तरह से मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएंगे तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे इधर जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, और इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव। ऊपर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की साइड जाएंगे तो नेगेटिव, और नीचे की साइड जाएंगे तो कैसा, नेगेटिव। ठीक है, सेम कंडीशन उसमें थी। और लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला जैसा आपने मिरर फार्मूला देखा था, मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये वाली चीज माइनस, बीच में क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v क्या होता है यहाँ पे आपकी इमेज की डिस्टेंस, और u क्या होता है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है आपका, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये क्या होता है आपके b अपॉन u के। मिरर में बात की थी, मिरर में क्या था, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन u। ये मिरर के लिए था, ये मिरर के लिए था। लेंस के लिए बात करें तो कितना होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन u। ठीक है, अब आपका देखो पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब जो फोकल लेंथ पावर एक तरह से है कि कोई लेंस है वो कितनी रेज को किस तरह से वो मैग्नीफाइड करता है, कैसी चीज़ों को वो करता है, कितनी अच्छे से हमें वो चीज़ों को दिखाता है, उसके लिए हम क्या, उसकी पावर ऑफ लेंस देखते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, उसकी फोकल डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, फोकल डिस्टेंस का उल्टा क्या होता है आपका, पावर होती है। द रिप्रेजेंटेड बाय p, पावर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इस किसको लिखते हैं, इसको डायप्टर से लिखते हैं, डायप्टर। ये क्या होती है आपकी पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, d से। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दैट कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस के लिए जो पावर है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सो थैंक यू फॉर लव एंड आपके लिए चैप्टर आप इसको रिवाइज कीजिए और इसके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल्स है, इस चैप्टर के हिसाब से न्यूमेरिकल है वो आएगा, तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करना अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप गोइंग।